चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को बिना किसी मजीद ताखिर के। जो जैसा कि आपको पता होगा, हम देख रहे थे कीमियाई इत्तेहाद के मुख्तलिफ कवानीन। अब जो कीमियाई इत्तेहाद के कवानीन है, इनके अंदर जैसे कि यहाँ लीस्ट बनी हुई आपके फहरिस्त, यहाँ पर हमें 6 अलग अलग जो कवानीन है उनको बहुत तफसील के साथ में देखना था। ठीक है, अब ये जो कवानीन है, इनमें से जो पहला वाला कानून था कमियत की बका का कानून, वो हमने देख लिए थी कि कमियत की बका के कानून के अंदर ये होता है कि कमियत या किसी भी मादे को अगर हम देखें, वो नया मादा भी पैदा नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ जो मादा पहले से है उसको फना भी नहीं किया जा सकता। ये मादे की कमियत की बका का कानून या मादे की बका का कानून भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दोनों भी बातें इसको कही जा सकती। फिर मुस्तकिल तनासुब का कुलिया हमने जो देखा था, ये भी बात हो गई थी। ज़ैफ़ी तनासुब का कुलिया, और कल के आखिरी के लेक्चर में हमने गैसी हजम का गेल-उसैक का कुलिया भी जो है हमने देखा था। अब अगला जो हमको देखना है वो किसका कानून है? एवोगैड्रो का कानून। ठीक है, एवोगैड्रो। हाँ, ये एवोगैड्रो का कानून है। अब ये जो एवोगैड्रो का कानून है, इसको हम जरा सा देख लेते। अब एवोगैड्रो का कानून और ऊपर का देखा हुआ गेल-उसैक का कुलिया, इनके अंदर बहुत सारी बातें तकरीबन हमें सेम सेम नजर आएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके अंदर फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, गेल-उसैक बात कर रहा था ऐसे तामुल के दरमियान में, जो तामुल के दरमियान में गैसेस है और उनका वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर थी, गैसों का वॉल्यूम। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में जिस चीज को काउंटर किया गया था वो क्या था? वॉल्यूम, हजम को यहाँ पर देखा गया। लेकिन एवोगैड्रो ने यही बात बताई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ताल्लुक से। जो कोई भी मॉलिक्यूल होते सालिमे, आपको सालिमा पता है ना, दो या दो से ज्यादा अनासिर के मिलने से सालिमा बनता है। तो उसने सालिमों की तादाद के ताल्लुक से यही बात की। समझते हैं, आपको इंशाल्लाह जैसे मैं एवोगैड्रो का कानून बताऊंगा आप बात समझ जाएंगे। तो पहले हम एवोगैड्रो का कानून देखते हैं, उसके बाद में ये डाल्टन के एटमी नजरिए की तरफ बढ़ेंगे। डाल्टन हो गया, वो क्या है? डाल्टन। तो डाल्टन का एटमी नजरिया उसके बाद देखते हैं, पहले एवोगैड्रो का कानून। ठीक, हमको किसका कानून देखना है? एवोगैड्रो का कानून। ठीक है, अब एवोगैड्रो का कानून क्या हमें बताता है? देखिए, एवोगैड्रो का कानून हमें यह बताता है कि जब कभी दो या दो से ज्यादा अनासिर या मुरक्कबात आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर वो किसी नए मुरक्कब को बनाते हैं, तो जब कभी वो नए मुरक्कब को बनाएंगे तो वो अपने सालिमों के किसी एक तनासुब के अंदर करेंगे। ठीक है, सालिमों के तनासुब, मिसाल के तौर पर एक बहुत छोटी सी मिसाल से हम बात को समझते हैं। हमारे पास है H2 प्लस O2। कल भी हमने मिसाल देखी थी ना, 2H2 प्लस O2, दोनों अगर मिल जाए तो क्या बनता है? H2O। कितने H2O बनेंगे? 2H2O बनेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमको मसावत को मुतवाजन करना होता है कि यहाँ जितने हाइड्रोजन है वहां उतने हाइड्रोजन रहे, यहाँ इतने और जितने ऑक्सीजन है वहां उतने ऑक्सीजन रहे। मसावत कैसी होनी चाहिए? मसावी होना चाहिए। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुतवाजिन या बैलेंस। ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है वो एक बैलेंस इक्वेशन। तो एक बैलेंस इक्वेशन है भैया यहाँ। अब इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें, जो गेल-उसैक ने बात बताई थी, गेल-उसैक ने यहाँ पर बात बताई थी वॉल्यूम के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से बात बताई थी? वॉल्यूम, हजम, वॉल्यूम। ठीक है, यानी उसने बताई थी बात हजम के ताल्लुक से। वो पुराना वाला, पुराने वाले ने क्या बताया था कि अगर हम हजम की बात करें कि कितने, अगर हम लेते हैं इसको 2 लीटर, तो ये कितना लेना पड़ेगा? 1 लीटर। उससे जो H2O बनेगा कितने लीटर बनेगा? 2 लीटर। मतलब इनका जो कोई भी हजम है वो एक तनासुब में रहेगा, जो मुस्तकिल तनासुब का हमेशा रहने वाले है, जो तनासुब चेंज नहीं होगा। है यानी जैसे अगर हम 20 ml ले ले, इसको 10 लेना पड़ेगा, वो भी कितना हो जाएगा? 20 ml। इसको 5 ले ले, इसको लेना पड़ेगा 2.5, वो कितना बन जाएगा? 5। बात समझ आ गई? तो ये किसका बताया था उसने? हजम का। और ये बताया था किसने? गे लुसैक।
ठीक है, अब अभी हमको जो बात देखनी है वो है सालिमों की तादाद के ताल्लुक से। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता? सालिम, ठीक है। और ये बात किसने बताई? एवोगैड्रो ने, ठीक है। बहुत आसान बात है, इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं आने वाला। कैसे? जैसा कि अगर हम देखें H2 के कितने मॉलिक्यूल आपको यहाँ नजर आ रहे? दो। तो मतलब H2 के अगर हमने दो मॉलिक्यूल लिए तो O2 का कितना मॉलिक्यूल लगेगा? एक। तो H2O के कितने मॉलिक्यूल लगे? दो। वही बात जो हजम के ताल्लुक से गेल उसे कर रहा था, इसी बात को मॉलिक्यूल के ताल्लुक से किसने किया? एवोगैड्रो ने यहाँ पर किस तरह से अब बात को समझे, ठीक है। ये बात इसने यहाँ पर बयान की। जैसा मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ये जो H2 है हमारे पास, उसके चार मॉलिक्यूल हो जाए, कितने हो जाए? चार। और ये पूरे चार मॉलिक्यूल को हमको खत्म करना है इस तरह से कि वो बन जाए H2O में। तो कितना O2 लगेगा हमको? दो O2 लगेंगे, ठीक है। उससे ही कितना बनेगा? चार बनेगा। बात समझ आ गई? चलिए, अगर हमको 16 मॉलिक्यूल बनाना है H2O की, तो कितना H2 और कितना O2 लगने वाला है हमको? H2 भी लगेगा 16 और ये लगेगा इसके 8 मॉलिक्यूल लगे। बात समझ में आ गई? तो ये बात जो है उसने यहाँ पर इस तरह से हमें बताई, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब समझ लिया आप। काफी सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर आप उसके अल्फाज को देखेंगे, एग्जैक्टली उसके अल्फाज किस तरह से, वहां से थोड़ा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये अगर मैंने आपने समझाया, आपने इसको समझ गए अच्छे से, इतना आपके लिए काफी, ठीक है। बस दोनों के अंदर इतना ही फर्क है। वापस आते हैं यहाँ, एवोगैड्रो का कानून भी अपना हो गया। अब आ जाते हैं आखिरी वाला, किसका एटमी नजरिया? डाल्टन का एटमी नजरिया। डाल्टन का एटमी नजरिया, ठीक है। अब डाल्टन ने क्या किया बच्चों? अपना एक एटमी नजरिया दिया। देखो, बहुत जमाने से इंसानों के जहन में ये सोच रही थी, ये जुस्तजू रही थी, पता करे कि जो कोई भी मैटर, मादा हमारे अतराफ में हमको नजर आ रहा, वो मादा किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो बिलाखिर बहुत सारे साइंसदानों ने बहुत हजारों साल पहले से ये बात रखी हुई थी कि जो कोई भी मादा होता है वो बहुत छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसा कि ये पेन बहुत छोटे छोटे से कुछ जर्रात से मिलकर बना हुआ है। ये हवा, हवा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जर्रात है। हर चीज आपको जो अपने अतराफ में दीवार है, जो कोई भी चीज आपके सामने नजर आ रहा, मोबाइल, ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें बहुत सारी छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनी है। अब इन्हीं जर्रात के ताल्लुक से कुछ बातें सबसे पहले एक अच्छे अंदाज में किसने रखी? डाल्टन ने। और डाल्टन ने जो रखा, वो जर्रे को उसने क्या नाम दिया? एटम। तो इसीलिए इसके नजरिए को कहा रहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो वो जो जर्रा अभी तक के हम कह रहे थे, जो पार्टिकल हम कह रहे थे, उस पार्टिकल को एटम का नाम, या उर्दू में अगर कहे तो हम जौहर का नाम डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने क्या बात बताई? डाल्टन ने कहा सबसे पहले कि मादा नाकाबिले तकसीम एटमों पर मुश्तमिल है। एटमों पर मुश्तमिल तो है, लेकिन वो एटम कैसे है? नाकाबिले तकसीम। नाकाबिले तकसीम का मतलब क्या होता है? ऐसा जिसको मजीद हम तोड़कर छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो छोटा करे, आपने मादे को छोटा करते रहे करते रहे करते रहे और आखिर में आपको सबसे छोटा एक पार्टिकल मिल गया। तो अगर आप एटम तक पहुंच चुके, तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है, मादे की एक ऐसी शक्ल है जिसको मजीद आगे तकसीम नहीं किया जा सकता, ठीक है। डाल्टन ने ये बात कही, लेकिन याद रखिए ये बात मुकम्मल तौर से सही नहीं। उस वक्त तक साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए या फिर एटॉमिक एनर्जी को बनाने के लिए यूरेनियम के एटम को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, मतलब एटम टूट सकता है, ठीक। आज हमें पता, लेकिन उस दौर की ये कही हुई बात है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जो कोई भी एटम या जौहर होता, ये तीन और जर्रात से मिलकर बना होता है। कौन? बहुत सही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन और जर्रात से मिलकर बना होता है। इनको एक दूसरे से अलग हम कर सकते, तवानाई वगैरह देकर। तो बहरहाल ये पहली बात उसकी ये थी, जो हम कह सकते हैं मुकम्मल तौर से ये बात सही नहीं। अगली बात, अगली बात जनाब डाल्टन साहब ने कही कि एक उन्सुर के तमाम एटमों की मुतमासिल खासियतें होती। मतलब अगर कोई एक उन्सुर अगर हम ले लें, जैसे एक उन्सुर की हम बात करें,
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? उनसुर है। क्या है बच्चों? ठीक है। अब ऑक्सीजन जो उनसुर है, इसके अंदर भी अपने एटम की प्रॉपर्टी होंगी। ऑक्सीजन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें नजर आता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 8 प्रोटॉन है, और मान लीजिए कि इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन भी। अब दुनिया के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम मौजूद होंगे, सारे ऑक्सीजन एटम की यही खुसूसियात होंगी, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन, मतलब इसी से मिलती जुलती खुसूसियात रहेंगी। जिस तरह ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर H2O बनाता, तो हर ऑक्सीजन के अंदर ये सलाहियत होंगी कि भाई वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करे और H2O बनाए। बात समझ में आई? तो मतलब हर उनसुर के जितने भी एटम है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे पास का ऑक्सीजन अलग, कहीं और का ऑक्सीजन अलग, ये मुमकिन नहीं। तो ये बात उसने कह रहा था कि किसी भी अंसुर के जितने भी एटम होंगे, वो तमाम एटम कैसे होंगे? यकसा होंगे, मुतमासिल खुसूसियतों वाले होंगे। बात सही थी? बिल्कुल सही थी, ये बात होगी। ठीक है, जिनमें मुतमासिल कमियत भी शामिल है और मुख्तलिफ अनासिर की एटमों की कमियत में फर्क होता है। मतलब ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे, यहाँ का ऑक्सीजन, वहां का ऑक्सीजन, इधर का ऑक्सीजन, उधर का ऑक्सीजन, जिधर का भी हम ऑक्सीजन देंगे, उन सबकी कमियत कैसी रहेंगी? यकसा। ठीक है। और जो अलग अलग रहेंगे अनासिर, उनकी कमियतें भी मुख्तलिफ होंगी। जैसा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमियत अलग अलग, तो मान लीजिए जो हाइड्रोजन है उसकी कमियत कुछ और, हीलियम आएगा उसकी कमियत कुछ और, सोडियम आएगा उसकी कमियत कुछ और, क्लोरीन, मतलब हर अंसुर की कमियत दूसरे अंसुर से कैसे होते चले जाएंगे? मुख्तलिफ। ये बात भी उसने बताई, कितनी सच है कितनी झूठ है आगे आएंगे उसके ऊपर, लेकिन अभी तो पढ़ लीजिए ये बात बताई। फिर इसी तरह अगली बात जो उसने बताई थी वो ये कि हमको मालूम है कि मुरक्कबात होते हैं, और मुरक्कबात कब बनते हैं? जब मुख्तलिफ अनासिर के एटम एक मुस्तकिल निस्बत में इत्तेहाद करेंगे, एटम एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बनेगा? मुरक्कब। जैसा कि एक आया Na, एक आया Cl, क्या बनाते? दोनों मिल गए तो सोडियम क्लोराइड, सुना है आपने? NaCl, लेकिन ये 2Na लगता, ये Cl2 हो रहा था, 2NaCl बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे Na आया, Cl आया, क्या बनाए? सोडियम क्लोराइड। अब ये जब कभी मिलेंगे तो इसी तनासुब में मिलेंगे। बात इससे पहले भी आ चुकी कि 2Na लगेगा, 1Cl2 लगेगा, कितने NaCl बनेंगे? 2। बात समझ में आ गई? तो क्या बन गया? अनासिर थे, अनासिर से बन गया वहां पर एक मुरक्कब। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो इसी तरह जब कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे तो एक तनासुब के अंदर मिलकर मुरक्कब को तश्कील देंगे। अच्छा, एक कीमियाई तामुलात में एटमों की दोबारा तंजीम होती है। मादा नाकाबिल तकसीम एटमों पर होता है, उनसुर एटम मुतमासिल होते हैं, मुरक्कबात इन अनासिर के किसी मखसूस निस्बत या रेशो में मिलने से बनते। चौथी बात, कीमियाई तामुलात में एटमों की दोबारा तंजीम शामिल होती है। कीमियाई तामुल में ना तो एटम तख्लीक पाते हैं ना ही फना होते हैं। अब कीमियाई तामुल अगर हम देखें, ये 2 सोडियम और ये Cl। अब यहाँ देखिए 2 सोडियम के एटम साथ साथ, 2 क्लोरीन एक दूसरे के साथ साथ। अब जब कभी कोई कीमियाई तामुल होता, कीमियाई तामुल का मतलब कोई रिएक्शन होती, अब ये दोनों मिल रहे मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करें। जब वो रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या हो रहा? NaCl बन रहा और रीअरेंजमेंट हो गया, बस नई तंजीम। पहले क्लोरीन क्लोरीन साथ में रह रहे थे, सोडियम सोडियम साथ में रहे थे, अब एक सोडियम और एक क्लोरीन साथ में आ गए। इसके अंदर क्या हो गया? एक नई तंजीम बन गई, रीअरेंजमेंट हो गया। एक और सादी सी मिसाल अगर हम देखें, ये अल्कोहल है, वो रिएक्ट कर रहा है HCl से, ये दोनों भी मुरक्कबात ही है। ये अल्कोहल वाला मुरक्कब, ये इसका नाम पता है किसी को? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, बिल्कुल सही है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है। अब दोनों जब मिलेंगे तो होता ये कि OH और H दोनों साथ में चले जाते और Cl और CH3 साथ में आ जाते। ठीक है। इसके नतीजे में जो चीज हमको बनकर मिलती है वो क्या मिलती है कि CH3 और Cl साथ में आ जाएंगे। ये रिएक्शन वैसे जो हमारा हेलो अल्केन हेलोरिन चैप्टर 12 का, उसमें जरा आगे जाने के बाद ये रिएक्शन आएंगी।
CH3Cl जमा H2O। देखिए ये H और OH मिल जाएंगे, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, H2 और एक O हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे रीअरेंजमेंट हो गया, जो कोई भी एटम थे उन्होंने अपनी जगह तब्दील कर ली, ये उठ के उधर चला गया, वो उठ के इधर आ गया, है या नहीं। तो यहाँ पर जब कभी कोई कीमियाई तामुल होता है तो डाल्टन का क्या कहना था कि कीमियाई तामुलात में एटमों की दोबारा तंजीम या रीऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये उठ के उधर चला, वो उठ के इधर आया, वो अपने अब जगह को तब्दील करे। इसमें कभी एटम तख्लीक भी नहीं पाएंगे ना फना होंगे। वही बात जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में हम मिलेगा, कोई नया एटम आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर, यहाँ जितने कार्बन वहां उतने कार्बन होंगे, यहाँ जितने क्लोरीन वहां उतने क्लोरीन, यहाँ जितने ऑक्सीजन वहां उतने ऑक्सीजन, यहाँ जितने हाइड्रोजन वहां उतने हाइड्रोजन। मतलब तमाम चीजें इस तीर के निशान के दाएं जानिब और बाएं जानिब मसावी तादाद में। बात समझ में आ गई। तो डाल्टन साहब ने ये बात भी बताई। अब डाल्टन का नजरिया कीमिया इत्तेहाद के कवानीन की वजाहत करने में कामयाब रहा, अगरचे ये गैसों के अजम के कानून की वजाहत नहीं कर सका, ये एटम के जुड़ने की वजूहत नहीं मुहैया कर सका, जिसका जवाब बाद में दूसरे साइंसदानों ने दिया। ऐसा बहुत सारी बातें उनने नहीं बताई। ऐसा एक अहम बात जिसने नहीं बताई वो ये कि भाई Na और Cl साथ में आ रहे, या CH3 के साथ में Cl आ रहा, मतलब कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन, ये तमाम चीजें जो एक साथ आके रह रहे हैं, क्यों क्यों रहे? कोई वजह बता सका डाल्टन इसे? कोई ना कोई वजह होनी चाहिए ना कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से क्यों मिला। अभी हमको पता है कि ऑक्सीजन को अपने आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो उस तरह की कोशिश करता है, उसको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करना होता है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन भी जो ऑक्सीजन से मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। लेकिन क्या डाल्टन ने कुछ ऐसी बात बताई? नहीं। तो ये डाल्टन का था एटमी नजरिया, ये कुछ उसके नुकात थे जिसको हमने देखे मुख्तसर अंदाज के अंदर, ठीक है। इनको देख लीजिए एक मरतबा, अगर कोई डाउट है, शक है, सवाल है तो पूछ लीजिए। क्या बेटा? नाइट्रोजन, सोडियम, सोडियम Na, नाइट्रोजन सिर्फ N होता, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है। तो क्या सवाल है आपका इनके ताल्लुक से? दोनों मिले, दोनों मिलकर जो NaCl बना सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, और ये अपना घर का सादा नमक है, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये अपना जो घर का टेबल सॉल्ट होता है ना, घर का जो इस्तेमाल का नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में सोडियम क्लोराइड है? ये वही नमक की बात होगी, ठीक है। चलिए, जिन्हें सवाल कर रहे हैं कि इनसे सवालात किस तरह से बनते हैं, देखिए मुख्तलिफ किस्म के सवालात इसके अंदर पूछे जा सकते हैं आप। जैसे कि कभी ये हो सकता है कि आपको नीचे कुछ अलग अलग नुकात की शक्ल में बातें बयान की जाएंगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक, ठीक है। यहाँ पर कुछ जुमला, यहाँ कोई जुमला, यहाँ कोई जुमला, यहाँ कोई जुमला। ऊपर आपको पूछा जाएगा कि मुंदरजा झेल जुमलों में से कौन सा डाल्टन का दिए हुए नजरिए से ताल्लुक रखता है। यहाँ पर अलग अलग जुमले लिखे हुए रहेंगे। जैसा पहला जुमला यहाँ लिखा हुआ रहा कि मादे को फना नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो कमियत की बका का कानून हो जाए, ये इसका नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या पूछा जा सकता आपसे, ठीक है, कि जो कोई भी गैसें एक मुस्तकिल तनासुब में मुतामिल होती हैं, कि वो एक मुस्तकिल तनासुब में रिएक्शन करेगी एक दूसरा। तीसरा हो सकता है, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि जो कोई भी अनासिर एक दूसरे से मिलती है तो अपने सालिमों की एक मखसूस तनासुब में मिलती है। ये चौथा बात, किसकी बात आ गई यहाँ पर? सालिमों की, ठीक है, तीसरी बात। और चौथी बात मान लीजिए यहाँ पर ये आ गई कि जो कोई भी एटम होता है,
एटम नाकाबिले तकसीम। मिसाल बता रहा हूँ, उसी तरह सवाल पूछा। अब आपने सवाल पढ़े, सवाल के अंदर पूछा गया कि चारों में से कौन सी बात डाल्टन की कही हुई, डाल्टन की कही हुई कौन सी बात। अभी हमने देखा मादे को फना नहीं किया जा सकता, ये तो कमियत की बका का कानून में चले गया। दूसरा, गैस एक मुस्तकिल तनासुब में मुतामिल होती है, तो मुस्तकिल तनासुब वो गैसों के बारे में बात आ रही है। हमने देखा था गेल उसैक का गैसों के हजम का कुलिया, तो गेल उसैक का कानून हो गया। ठीक है, सालेमा वाली बात अभी हमने देखा, एवोगैड्रो ने बात बताई थी, दोनों बातें मैंने आपको लिख के बताया था। तीसरी बात क्या है, एटम नाकाबिल तकसीम, वहां लिखा हुआ है, देखिए अंडरलाइन किया, मुद्दा नाकाबिल तकसीम एटमों पर मुश्तमिल। तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, कभी क्या पूछ सकता है आपसे, चार बातें दी हुई रहेंगी, उसमें ये पूछेगा कि इन चारों में से कौन सी डाल्टन की कही हुई नहीं है। अभी क्या पूछा था, इस कौन सी बात डाल्टन की कही हुई, वहां पर कह देंगे भाई मादा नाकाबिल तकसीम होता है। फिर किसी भी अनासिर के जो कोई भी एटम होते हैं वो तमाम मुतमासिल होते हैं, जो कोई भी अनासिर की कमियतें होती हैं वो मुतमासिल होती हैं, और साथ ही साथ वो ये कि मादे को फना नहीं किया जा सकता। तो आपको पहचानना पड़ेगा भाई कौन सा ऑप्शन सही है, डाल्टन ने कौन सी बात कही थी, कौन सी नहीं कही थी, वो आप पता कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर ये कभी सवाल पूछ लेंगे कि डाल्टन किस चीज की वजाहत नहीं कर सका। ठीक, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे डाल्टन किस चीज की वजाहत नहीं कर सका, ऑप्शन ए, वो एटमी जर्रात की मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं बताया इसमें। दूसरा, एटम आपस में क्यों मिलते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कुछ ऐसे भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर रहता है ऊपर ऊपर के दोनों, और कुछ ऑप्शन ऐसे देखने में मिलते हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए यह सवाल होगा। सवाल क्या है कि डाल्टन इनमें से किन चीजों की वजाहत नहीं कर सका। अब देखा कि डाल्टन ने क्या बताया था, एटम के जर्रात कौन से होते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया, उसने कुछ नहीं बताया। इसके अंदर के तस्करा आया क्या, वो बकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो भाई ये बात भी उसने नहीं बताया। फिर एटम आपस में क्यों मिलते, तो यहाँ पर भी हमने देखे एटमों के जुड़ने की वजूहत मुहैया नहीं कर सका, ये बात भी उसने नहीं बताया। मतलब ऊपर के दोनों बात नहीं बताया, तो असल में सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। बात समझ। तो अगर आप पढ़ेंगे किसी भी चीज को गौर से तवज्जो के साथ में, तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं। ये तो बस मैंने अपना बैठे बैठे खड़े खड़े सॉरी दिमाग चलाकर आपको कुछ सवाल यहाँ पर बना कर दिए। आपको जब कभी सवाल आएंगे तो उसके अंदर और अलग अलग तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, लेक्चर को अच्छे से समझना है, ये समझने के बाद में सवालात की तरफ बढ़ना है। ठीक है, सवालात के लिए जो कोई भी आप सवालात की किताबें वगैरह फॉलो कर सके उनको करिए। ठीक है, लेकिन उनको हल करिए सवालात। ठीक है, समझ में आ गया बेटा जुनेद। तो ये जो डाल्टन का एटमी नजरिया है, ये बात भी अपनी खत्म होगी। तमाम जो कोई भी हमको कवानीन देखने थे कीमियाई इत्तेहाद के, और तमाम कवानीन एक के बाद एक हमने देख लिया। कमियत की बका का कानून, मुस्तकिल तनासुब का कुलिया, ज़ैफ़ी तनासुब का कुलिया, गैसी हजम का गेल उसैक का कुलिया, एवोगैड्रो का कानून, और डाल्टन का एटमी नजरिया। ठीक है, बहुत अच्छे से इन तमाम चीजों को आप रिवाइज करिए, पढ़िए। अगर कोई सवाल रहेगा अभी है या बाद में तो फिर आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू। एटमी और सालेमाती कमियत, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसा कि अभी देखिए डाल्टन के नजरिए के बारे में हमने बात देखी कि डाल्टन ने तो बताया कि एटम होता है और हर एटम की कमियत दूसरे एटम की कमियत से मुख्तलिफ होगी, अलग अलग होगी। सीधी सी बात है, सही बात है कि हर एटम की कमियत दूसरे एटम की कमियत से मुख्तलिफ होगी। अब यहाँ पर देखिए एटम की कमियत को गिना किस तरह से जा सकता है। एटम तो बहुत छोटा रहता है, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि उसे हम
सादी आंख से देखना तो मुश्किल, हम उसे किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो देखा ही नहीं जा सकता एटम, इतना छोटा होता है एटम। अब इतनी छोटी चीज की अगर हमें कमियत पता करना हो, कैसे पता कर सकते हो? कोई बड़ी चीज की पता, ये पेन की कमियत आप पता कर सकते, आप एक इंसान की कमियत पता कर सकते, बड़ी से बड़ी चीज की कमियत पता करना हमारे लिए आसान है। लेकिन जब किसी चीज की कमियत छोटी हो रहा है, इतनी छोटी के तराजू के अंदर रखने के ऊपर भी उसका कुछ हमको पता ना चले, बल्कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि उसको एक अंसुर पकड़कर हम तराजू में रखें फिर उसका वजन, तो वजन कमियत उसकी किस तरह से पता की जा सकती है। तो उसके लिए कुछ बातें हमको यहाँ पर देखना है। किस तरह? तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निक वगैरह लगाई गई है, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में इतनी तफसीलात के साथ में हमको यहाँ नहीं पढ़ना, लेकिन बात को अच्छे से समझिए कि सबसे पहले ये किया जाता था कि हाइड्रोजन को बतौर मियार लिया जाता था कमियत के लिए। कौन से एटम को? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब ये कैसा एटम है? सबसे छोटा एटम है। तो सबसे छोटे को हमने कमियत दे दी थी क्या? एक। तो सबसे छोटे ना बेटा 13 नंबर क्या हो गया? एक हो गया। अब जो हाइड्रोजन का डबल रहेगा वो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन अगर एक है जिसकी कमियत हाइड्रोजन की डबल है, तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम कर दिया आंसर। जो हाइड्रोजन का ट्रिपल है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ? जो हाइड्रोजन का 10 गुना है उसकी कमियत क्या हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। तो पहले हाइड्रोजन को बतौर मियार लिया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि हाइड्रोजन को नहीं, अपना हीरो कौन? कार्बन। तो स्टैंडर्ड या मियार भी कौन रहेगा? कार्बन एटम रहेगा। तो कार्बन एटम को अपन ने हीरो बना दिया। कार्बन एटम को हीरो किस तरह से बनाया गया उसके अंदर अगर आप देखें कि जो कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन को हमने बोल दिया कि बेटा कार्बन तेरी जो कोई भी कमियत है कितनी है? 12। कितनी है? 12। और उसको एक इकाई दी गई। फिर इस तरह देखिए, हमको किसी भी चीज के लिए इकाई देना होती है, किसी की खसूसियत को देखने की। जैसे हमने दर्जे हरारत की इकाई देखी अलग, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो कमियत की भी कुछ ना कुछ इकाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने इकाई देखी और इसकी इकाई हमने दिया AMU। क्या है? AMU। AMU का मतलब होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नहीं, क्या होता है AMU का मतलब? देख लीजिए, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहा गया उसे? एटॉमिक मास यूनिट। याद रखने का, ठीक है। अब इसको हमने एक स्टैंडर्ड बना दी। इसका मतलब देखो, जो कार्बन का डबल है उसकी कमियत कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है। और जो कार्बन का आधा है उसकी कमियत कितनी हो जाएगी? 6। जो कार्बन के 12 हिस्से करिए जाए अगर, तो कार्बन के 12वें हिस्से में से एक हिस्सा है, मतलब 1/12 है अगर, तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अब उसकी कमियत कितनी आ जाएंगी? एक आ जाएंगी उसकी 12वें हिस्से की अगर हम बात की जाए, कि टोटल 12 हो गए। तो कार्बन की कमियत के 12 हिस्से अगर करें तो उसमें से जो एक हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 MU। बात समझ में आ गई आपको कि कार्बन को कितना हमने AMU दिया हुआ है? 12। कार्बन कितना दिया हुआ है अबू बकर? 12। कार्बन की यहाँ पर जो है हमने AMU दी। तो अब देखिए, उसके लिए हमको अगर कैलकुलेशन करना है, हमको क्या पता करना था भाई? अगर कार्बन कितने AMU है? 12 AMU। तो हाइड्रोजन कितने AMU होगा? तो उसको पता करने के लिए क्या टेक्निक लगाई गई? वो ये कि एक हाइड्रोजन एटम की कमियत पता की गई। एक हाइड्रोजन एटम एग्जैक्ट कितनी कमियत है हाइड्रोजन एटम? तो कमियत पता किए तो कितनी आ गई? 1.6736 ज़रब 10 की क़ुव्वत -24। ये उसकी कमियत है। ठीक है, पहले हम उसको खाली ऐसे एक AMU मतलब एक अपन ने अपनी तरफ से नाम दे दिए थे, कमियत दे दिए थे।